हेलो एवरीबॉडी, अमिताभ मुखर्जी हियर। मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने चैनल द गाइडेंस हीरापुर में। ठीक है ना। तो आज के इस सेशन में, आज संडे भी है, आप सब फ्री भी हैं, तो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा नेशनल इनकम, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल थियोरिटिकल क्वेश्चंस, जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो के मीडियम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से आप व्यू करेंगे। और आप जब भी सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक चीज और कह दूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस फॉर्म में मैं डिस्कशंस करूंगा, जो क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और साथ में आंसर्स जो मैं उसका डिस्कस करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रखा है, वो ये क्वेश्चन कहता है कि फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स which are consumed by the households. Defend or refute the given statement with valid reason. कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फाइनल गुड्स में केवल वही गुड्स रहता है जो हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं। तो आपने नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कि फाइनल गुड्स में दो तरह के गुड्स होते हैं, एक विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स और दूसरा which are purchased for investment in the industries which we call capital goods. तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा था कि फाइनल गुड्स में केवल वैसा ही गुड्स रहेगा विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स। तो आप लिखेंगे कि ये गलत है, ये फॉल्स है। और इसके आंसर को आप प्रॉपरली अरेंज करके कैसे लिखेंगे, मैं आंसर को डिक्टेट कर रहा हूं, हो सके तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और एक चीज और मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में जब तक आप अपने आंसर में कीवर्ड्स नहीं डालेंगे तब तक बोर्ड्स आपको मार्क्स नहीं देगी। ठीक है। तो चलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं आंसर को, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और उसके पीछे रीजन आप क्या लिखेंगे, फाइनल गुड्स आर दोज व्हिच आर मेंट आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, फाइनल गुड्स आर दोज व्हिच आर मेंट आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ both consumer goods and capital goods. Such goods can be used by both households as well as by the firms. तो सपोर्ट में आपको ये इतना चीज जो है उसमें आंसर में आपको लिखना है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको आ गई समझ में। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्कुलर फ्लो प्रिंसिपल। आप सबने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और टू सेक्टर इकोनॉमी को हम लोगों ने अच्छे से डील किया है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट one's expenditure will become others income। मैं क्वेश्चन को फिर से दोहराता हूं, रिपीट करता हूं। सर्कुलर फ्लो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द assumption that one's expenditure will become others income. Explain the given statement। ये सीबीएसई 2020 का आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन हमने बताया आपको वो भी सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन। एनीवे, आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो वहां पे हम दो सेक्टर्स की बात करते हैं, एक फर्म और दूसरा हाउस होल्ड। तो कहता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये बताती है कि एक सेक्टर का जो इनकम होता है वो दूसरे सेक्टर का एक्सपेंडिचर होता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है। इट इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, दो सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। नाउ व्हाट हैपेंस बिटवीन दीज टू सेक्टर्स? जो हाउस होल्ड सेक्टर है, दे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी फर्म, लाइक लेबर, लाइक कैपिटल, लाइक एंटरप्रेन्योर। ये सब जो है ये एक हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फ्लो होता है, एंड इसके बदले फर्म जो है इनकी मदद से क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, और वो फर्म इस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। तो हाउस होल्ड की तरफ से फर्म के पास जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म की तरफ से हाउस होल्ड के पास आता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो हाउस होल्ड की तरफ से फर्म के पास चला गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फर्म क्या करती है, इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करती है। जैसे हाउस होल्ड की तरफ से जो लेबर जा रहे हैं फर्म के पास, तो फर्म उनको वेजेस देती है। हाउस होल्ड की तरफ से जो कैपिटल मूव होता है फर्म की तरफ, फर्म उसको इंटरेस्ट देती है। हाउस होल्ड की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी जब जाता है फर्म के पास, लैंड हो या बिल्डिंग हो, फर्म उसके बदले उसे रेंट देती है। हाउस होल्ड की तरफ से फर्म के पास जो एंटरप्रेन्योर जाते हैं उनको फर्म प्रॉफिट देती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। ये फर्म के लिए हो गया फैक्टर पेमेंट्स। वेरेस यही हाउस होल्ड के लिए क्या बन गया, फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के लिए ये बन गया फैक्टर इनकम। तो आपने देखा कि एक सेक्टर के लिए जो फैक्टर पेमेंट होता है वो दूसरे सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम होता है, और यही तो हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि क्या ये सही है। तो आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और उम्मीद करता हूं कि इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे सही ढंग से अरेंज करके, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, हो सके तो आप उस आंसर को नोट कर लीजिए। सो आंसर इस तरह से लिखना है, पहले तो लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर आपको लिखना है assuming that there are two sectors in the economy, households and the firms. Households supply the factors of production to the firms. Firms produce goods and services using factor of productions. Firms make factor payments to the households in the return of the factor services. These factor payments become the income of households. These factor payments become the income of the households. So इस तरह से आपको ये सेंटेंस, दो चार सेंटेंस आपको इसके सपोर्टिंग रीजंस में देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं, जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नेशनल इनकम का, और वो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है स्टेटमेंट कहा जा रहा है और वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट, देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई रिपीट, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। दिस इज द स्टेटमेंट। तो इसका अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है इन नेशनल इनकम वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये था कि डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वी ऑल नो। बट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन के कारण क्या है, कॉजेज क्या है? तो दो कारण, दो रीजंस हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। तो क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है वेयर एंड टियर, आपको याद होगा वेयर एंड टियर, और दूसरा कारण है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी जो मैं फ्यूचर में जो घटनाएं एक्सपेक्ट करता हूं, लाइक डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी
एडप्टेड बाय द इकोनॉमी। ये हो गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो डेप्रिसिएशन के ये दो कारण होते हैं, वन इज वायर एंड टियर और दूसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमने अभी देखा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस is a part of depreciation, but unexpected obsolescence is not a part of depreciation. Unexpected obsolescence का मतलब होता है जिसकी उम्मीद हम पहले से नहीं करते हैं, अचानक से हो जाता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज के कारण जो आपका एसेट डिस्ट्रॉय होता है उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। सो आपका आंसर ये होगा द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स, because unexpected obsolescence is not a part of depreciation, it should be a part of capital loss. तो अब आप इसको अच्छे से अरेंज करके अपने एग्जाम्स में कैसे लिखोगे, तो देखो मैं पढ़ रहा हूं इसको, इसके आंसर को आप हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहले तो लिखना है फॉल्स, फिर लिखना है डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस of the asset over a period of time. Fall in the value of an asset due to unexpected obsolescence is called as capital loss. ये इतना चीज आपको लिख देना है आंसर में and you will get full marks for it. Okay, अब मैं अगले स्टेटमेंट में आता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेट विथ वैलिड रीजन, स्टेट विथ वैलिड रीजन which of the following statement is true or false. तो अभी आपके पास एक और स्टेटमेंट आएगा और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो कहता है स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, स्टेटमेंट है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। आई रिपीट द क्वेश्चन, gross value added at market price and gross domestic product at market price are one and the same thing. This is the question. कहता है कि gross value added at market price, that is GVAMP और GDPMP दोनों सेम चीज है। क्या ये सही है या गलत है? तो the answer is absolutely wrong. This is a wrong statement, false statement, because ग्रॉस वैल्यू एडेड, आपको याद होगा जब मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो बाय वैल्यू एडेड मेथड। वहां पे कुछ स्टेप्स बताया था मैंने आपको। तो क्या क्या स्टेप्स था? फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकाल रहे थे कि हमारे कंट्री में जितने भी सेक्टर्स है, ठीक है, सारे सेक्टर का अलग अलग पहले हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं और जब इन सारे सेक्टर्स के ग्रॉस वैल्यू एडेड को जोड़ देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं, तब उससे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोथ आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया? इट इज मेंट फॉर इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडिविजुअल सेक्टर्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जब इन सारे सेक्टर्स का GVA मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो जब इन सारे सेक्टर्स के GVA को मैं जोड़ देता हूं, तब जाके हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP। आई होप दिस इज क्लियर कि ये दोनों डिफरेंट है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? आइए इस के आंसर को पढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट करेंगे। तो कहता है पहले तो लिख देना है कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। व्हाई? इसके पीछे रीजन क्या देंगे आप? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज फॉर अ सिंगल फर्म। When the same value is added for all the firms in the economy, then it gives gross domestic product at market price. Both the terms will be equal only when it is assumed that there is one production unit in the economy. तो ये लास्ट का लाइन बहुत अहमियत रखता है। क्या कह रहा है? ये दोनों सेम टर्म कब कहलाएगा? जब हमारे इकोनॉमी में एक ही सेक्टर हो और एक ही सेक्टर का मैं GVMP निकालूंगा, वही मेरा GDPMP बन जाएगा, जो कि पॉसिबल इन रियल टर्म्स है नहीं। क्लियर? मैं दोबारा आंसर को पढ़ता हूं ताकि आप लिख ले इसको। तो कहता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज फॉर अ सिंगल फर्म। When the same value is added for all the firms in the economy,
then it gives gross domestic product at market price. Both the terms will be equal only when it is assumed that there is one production unit in the economy. I hope this is clear. चलिए ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूं। अगला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कहता है डोमेस्टिक सर्विसेज performed by a women are not considered as an economic activity. Defend or refute the given statement with valid reason. I repeat the question. Domestic services, or you can call it as household services, performed by a woman are not considered as an economic activity. Defend or refute the given statement with valid reason. तो बाबू लोग देखिए, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज हाउसवाइफ्स जो घर पे काम करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, ठीक है ना। और ये जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, इनका वैल्यूएशन करना, इसका वैल्यू निकालना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसका वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं निकाल सकते हो, और चूंकि इसको, इनके सर्विसेज को हम मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम इसे नेशनल इनकम में, इस इंपॉर्टेंट सर्विस को, मैं इंपॉर्टेंट सर्विस ही कहूंगा कि एक हाउसवाइफ पूरे घर को संभालती है, तो इस इंपॉर्टेंट सर्विस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते। आई होप दिस इज क्लियर ना। आप इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे मैं इस चीज को डिफेंड करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था डिफेंड और रिफ्यूट, तो आप कहेंगे मैं इसको डिफेंड करता हूं। और फिर आप इसके रीजन में क्या लिखोगे? डोमेस्टिक सर्विसेज डन बाय हाउसवाइफ्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज these activities are done out of love and affection. Also, since their monetary value cannot be estimated, therefore they are not included in the estimation of national income and related aggregates. It's a very important question. उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। It's a very important question. Question says giving reasons, explain how following will be treated in the national income. अभी कुछ आपको ट्रांजैक्शंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये नेशनल इनकम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सिर्फ येस और नो लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके पीछे का रीजंस भी देना है। तो सबसे पहला है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक ऑन लोन टू बाय अ कार। सपोज करो आपके पापा जी ने एक कार खरीद लिया, और उन्होंने ये कार कैसे खरीदा? तो बैंक से लोन लेकर के कार खरीदा। तो बैंक ने जब आपके पापा को लोन दिया, तो फिर आपके पापा जी बैंक को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। तो कह रहा है ये जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे करेंगे, क्या ये नेशनल इनकम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब देखिए भाई, जो ब्रिलियंट अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल स्टडीज करते हैं, तो उनको पता है कि नेशनल इनकम में वही इनकम आता है विच इज अर्न्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ये जो कार आपकी फैमिली ने खरीदा है, ये कार, यहां पे हम ये अज्यूम करेंगे कि ये कार जो है ये आपने कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदा है, नॉट फॉर योर प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, अगर आप इसको सपोज करो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते और इस कार को आपने इंडस्ट्री के पर्पस से खरीदा होता, तो ये क्या आ जाता? कैपिटल गुड्स आ जाता, फाइनल गुड्स आ जाता, फिर हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये कार हमने कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदा है, जिस वजह से हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखना होगा, it is not included because it is assumed that loan amount has been taken for consumption purpose. ठीक है, कंजम्पशन पर्पस के लिए आपने ये लोन लिया है, तो इस वजह से इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज। भाई गवर्नमेंट ने खर्च किया, अपने फंड से खर्च किया एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, क्या ये नेशनल इनकम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?
तो आपने पढ़ा है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो उसमें आपने देखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग लेते हैं, यानी गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, अपने सोशल वेलफेयर के लिए जो भी खर्च करता है उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज इट कम्स अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दिस शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसको लिखोगे कैसे? पहले तो आप लिखोगे इट इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस इतना आपको लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आ रहा है। एंड नाउ द थर्ड वन, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ए मशीन इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट। लीजिए फिर से पढ़ता हूं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ए मशीन इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट। भाई हम सबको पता है जो फाइनल गुड्स होते हैं ना उसको हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। तो यहां पे इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज अ फाइनल गुड्स, बिकॉज ये जो मशीन है आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, अपने इंडस्ट्रीज में, अपने बिजनेस फर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, तो दिस इज फाइनल एक्सपेंडिचर, दिस इज फाइनल इन्वेस्टमेंट एंड हेंस इट शुड कम अंडर नेशनल इनकम। तो इसको लिखोगे कैसे? इट इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल गुड एंड देयरफॉर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूं। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसको नोट भी साथ साथ कर रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कहता है, सपोज a ban is imposed in the consumption of tobacco, examine the likely effects on gross domestic product and welfare। तो कहता है कि टोबैको का कंजम्पशन मान लो बैन कर दिया गया। जैसे आपने सुना होगा कि बिहार में लीकर जो है उसका प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में टोबैको का कंजम्पशन अगर बैन कर दिया जाए तो इससे जीडीपी में क्या इफेक्ट आएगा, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई देखिए, टोबैको का कंजम्पशन अगर आप बैन कर दोगे तो टोबैको का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, समझ लो बिल्कुल बैंड हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी भी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो भाई टोबैको बैन का इफेक्ट जीडीपी में क्या हो गया कि जीडीपी विल डिक्रीज। नाउ व्हाट विल हैपन टू दी वेलफेयर। ठीक है ना? तो वेलफेयर में क्या इफेक्ट आएगा? तो देखिए, वेलफेयर जो है, वेलफेयर में दो चीज आता है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आता है और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आता है। तो यहां पे कहता है, however with limited consumption of tobacco less of negative externality would be generated and there will be increase in welfare। तो जैसे ही टोबैको बैंड हो गया तो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है वो घट जाएगा। और ध्यान से समझना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी घटने का मतलब कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बढ़ गया। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी घट गया तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बढ़ गया। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जब भी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा वेलफेयर भी बढ़ता है। तो वेलफेयर के लिए ये पॉजिटिव होगा बट जीडीपी के लिए ये नेगेटिव होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको बताऊं, आप इसको नोट भी करेंगे। ड्यू टू बैन इम्पोज्ड ऑन टोबैको, ड्यू टू बैन इम्पोज्ड ऑन टोबैको दिस विल रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन which will reduce the GDP. I repeat, due to ban imposed on tobacco, this will reduce its production, which will reduce the GDP. However, with limited consumption of tobacco, less of negative externality would be generated and there will be increase in welfare. तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में घुस गया, आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूं। हाउ डज इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज अफेक्ट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एक्सप्लेन। कहता बताइए कि इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। देखो ये जिसने भी हमारे जीडीपी एंड वेलफेयर वाला वीडियो देखा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो उसको इसका आंसर तुरंत वो बता सकता है। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जीडीपी
जब भी बढ़ता है तो वेलफेयर भी बढ़ता है, लेकिन हमेशा इसके कुछ लिमिटेशंस भी मैंने डिस्कस किया था। उसमें ये बताया था कि जीडीपी का बढ़ना हाउएवर हमेशा ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपका वेलफेयर भी बढ़ रहा है। इसके कई सारे रीजंस मैंने वहां पे डिस्कस किए थे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है यानी नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो एक सेक्शन, रिच सेक्शन गेट्स रिचर एंड पुअर सेक्शन बिकम्स पुअरर। ऐसा होता है कि जो इनकम बढ़ रहा है उससे ज्यादा फायदा रिच सेक्शन को हो रहा है रादर देन दी पुअर सेक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी इंडस्ट्रीज है, ये सब इनका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इनका बिजनेस भी फैल रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। इनका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर इनका इनकम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली कंट्री का नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन आप अपने चारों तरफ देखो ध्यान से, अपने कुछ और लोगों को देखो जो पुअर सेक्शन के हैं, क्या उनमें आप कोई तरक्की देख रहे हो? क्या उनका कोई पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो आपने यहां से क्या देखा कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जिस एक्सटेंट से वो बढ़ रहा है उसका मैक्सिमम परसेंटेज रिच सेक्शन के पास जा रहा है rather than the poor section. This is called unequal distribution of income. So question says, how does increase in income inequalities affect welfare of the society? Explain. तो आपने देखा कि जब increase in GDP or increase in national income does not always mean equal distribution of income among the various sections of the society. It may happen that rich section gets richer and poor section gets poorer. So this is not an indication of welfare of the society, rather it hampers the welfare of the society. ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, there is possibility that with rise in GDP the distribution of GDP is unequal in nature. I repeat, there is a possibility that with rise in GDP the distribution of GDP is unequal in nature. The rich becomes richer and the poor gets poorer. This leads to inequality in the distribution of income and this reduces overall welfare of the society. इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है और फुल मार्क्स अचीव कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। अगेन अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इट सेज एक्सप्लेन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस एज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो कहता है कि ये जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं। जैसे सर्विसेज परफॉर्म बाय हाउसवाइफ्स। सपोज देयर इज अ डॉक्टर हु इज मेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन। सपोज देयर इज अ टीचर हु इज टीचिंग हिज ओन सन। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, बट ड्यू टू देयर नॉन मॉनिटरी इन नेचर वी कैन नॉट इवैल्यूएट देम। हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं और इस वजह से इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो कहता है एक्सप्लेन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो चूंकि इसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के कारण हमारा जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। एंड because this is this creates an underestimation of GDP, so it hence we can say that GDP cannot be a real indicator of welfare. ठीक है ना, GDP एक रियल इंडिकेटर वेलफेयर का नहीं हो सकता है, because there are so many non monetary transactions which causes underestimation of GDP. so अब आप इसको लिखेंगे कैसे? अच्छे से देखिए, non-monetary exchanges like activities done out of hobbies, love and affection, leisure time, activities, etc. are the ones whose monetary values cannot be estimated. Therefore, such activities are not included in the estimation of national income and their related aggregates. Understand? Now, I am coming to the next question. How will you treat the following in the estimation of domestic income of the nation? Domestic income आपको मैंने बताया है, there is a difference between domestic income and national income. उस चीज को याद कीजिए। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होता है which is earned inside the domestic territory,
मे बी बाई रेसिडेंट और मे बी बाई नॉन रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। सो आपसे यहां मांग रहा है, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ द नेशन। पहला पॉइंट है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्री। आई रिपीट, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्री। सपोज कोई इंडियन बैंक है और उसका कोई ब्रांच है यूएसए में, तो अब सवाल ये आता है कि वो जो ब्रांच है यूएसए में, वहां से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्या वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज इट इज नॉट ऑपरेटिंग अंडर द इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। दूसरा, गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई ऑन इंडिपेंडेंस डे। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया इंडिपेंडेंस डे में, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांसफर इनकम। ये एक ट्रांसफर इनकम के नेचर का है, इस वजह से ये नेशनल इनकम में नहीं आना चाहिए। थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री, फॉरेन टूरिस्ट हमारे कंट्री में आकर के गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्या ये नेशनल इनकम में आना चाहिए? तो बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट, ये आपके एक्सपोर्ट का हिस्सा है, इसलिए ये नेशनल इनकम में आना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इट मस्ट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट्स। तो आज के सेशन में इतना ही। आज मैंने आपके साथ नेशनल इनकम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि आप सारे पूरे सेशन को एंजॉय किए, आपने इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया होगा तो वीडियो को बार बार देखिए और फिर उसको नोट कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।